हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज आपका डे टू पार्ट टू आपकी जो बुक है भगवान सिंह धामी जी की यूकेपीडिया, उसका आज मैंने पार्ट टू आपके साथ डिस्कस करूंगा। पार्ट वन में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था आपके उत्तराखंड का पुरातात्विक जितना भी इतिहास रहा था उसको आपके साथ डिस्कस किया था। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे दो तीन टॉपिकों को, जिसमें से पहला टॉपिक है पौराणिक कथाओं में उत्तराखंड का उल्लेख। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि पौराणिक कथाओं में उत्तराखंड को क्या कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है पौराणिक कथाओं में वो मिलता है आपका ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? ऋग्वेद में उत्तराखंड को कहा गया है पहला तो देवभूमि। ठीक है, और दूसरा कहा गया है मनुष्यों की पूर्ण भूमि। यहाँ पे पूर्ण होगा। ठीक है, यानी कि मनुष्यों की पूर्ण भूमि और देवभूमि। ठीक है, आपने सुना होगा देवभूमि उत्तराखंड। तो वो जो उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया वो कहाँ कहा गया है? आपके ऋग्वेद में कहा गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? उत्तर कुरुओं की भूमि। ठीक है, या फिर क्या कहा गया? उत्तर कुरु कहा गया। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपके पास कि किस किस ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड को उत्तर कुरु कहा गया है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को उत्तर कुरु कहा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को उत्तर कुरु कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है महाभारत से उत्तराखंड क्षेत्र के कुलिंद जाति व उसके शासक सुबाहु के संबंध में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो महाभारत के भी बहुत सारे पर्व हैं जिनमें उत्तराखंड का क्या मिलता है? जिक्र मिलता है। जैसे वन पर्व हो गया। ठीक है, तो ऐसे महाभारत के पर्वों में उत्तराखंड का जिक्र मिलता है। तो महाभारत से उत्तराखंड में एक जाति का वर्णन मिलता है जिसको क्या कहा गया? कुलिंद जाति कहा गया है। ठीक है, और उसके शासक किसके? सुबाहु। ठीक है, सुबाहु का जिक्र मिलता है और सुबाहु की राजधानी को माना गया है कि श्रीनगर सुबाहु की राजधानी थी। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि महाभारत में उत्तराखंड की किस जाति और किस राजा का जिक्र मिलता है। ठीक है, महाभारत में बाणासुर की पुत्री ऊखा और अनिरुद्ध की प्रेम कहानी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और उस जिसको वर्तमान ऊखीमठ क्षेत्र से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है महाभारत में बाणासुर की पुत्री क्या थी? ऊखा थी, और अनिरुद्ध की प्रेम कहानी का जिक्र मिलता है, और उस जो प्रेम कहानी है उसको ऊखीमठ क्षेत्र से जोड़कर देखा जाता है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है इतने पॉइंट यहाँ से। अब चलिए चर्चा करते हैं पुराणों में उत्तराखंड को क्या क्या कहा गया। ठीक है, तो पुराणों में उत्तराखंड की सबसे अच्छी जानकारी मिलती है आपके स्कंद पुराण में। ठीक है, तो पुराणों में उत्तराखंड की सबसे अच्छी जानकारी कहाँ से मिलती है? आपके स्कंद पुराण में। ठीक है, स्कंद पुराण के टोटल कितने खंड है? 5 खंड है, जिसमें से 2 खंडों का जिक्र आपके उत्तराखंड क्षेत्र के लिए होता है। तो आपने ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कौन से वो खंड? स्कंद पुराण के केदार खंड में हरिद्वार से लेकर हिमालय तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? आपका केदार खंड कहा गया है। ठीक है, तो जो आपका केदार खंड है उसमें मेनली गढ़वाल का जिक्र है। ठीक है, केदार खंड में आपका किसका जिक्र है? गढ़वाल का जिक्र है। ठीक है, और कहा गया है कि आपका हरिद्वार से लेके, ये आपका हरिद्वार हो गया, हरिद्वार से लेके हिमालय तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? केदार खंड कहा गया। ठीक है, किसमें? आपके स्कंद पुराण में। ठीक है, स्कंद पुराण के मानस खंड में नंदा देवी पर्वत से लेकर कालागिरी पहाड़ी यानी कि चंपावत तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? आपका मानस खंड कहा गया। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कुमाऊं क्षेत्र का जिक्र स्कंद पुराण के किस खंड में मिलता है? तो आपके मानस खंड में मिलता है। ठीक है, और स्कंद पुराण के केदार खंड में आपको गढ़वाल क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। तो आपने ध्यान रखना है स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए क्या कहा गया है और कुमाऊं के लिए क्या कहा गया है। ठीक है, मार्कंडेय पुराण में हिमालय को मेरु पर्वत के दक्षिण स्थित समुद्र के समान आकृति वाला बताया। ठीक है, तो जो मार्कंडेय पुराण है उसमें हिमालय को क्या बताया है? आपके मेरु पर्वत के दक्षिण में किसके? समुद्र के समान आकृति वाला बताया। ठीक है, यानी कि विशाल बताया। ठीक है, महाभारत और पुराणों में वर्णित राज्य के कुछ विभिन्न भौगोलिक प्रदेश। ठीक है, तो महाभारत व कुछ पुराणों में जो आपके राज्य के विभिन्न भौगोलिक स्वरूप हैं उनका जिक्र यहाँ पे किया गया है इस बुक में, उसको अपने ध्यान से देखना। ठीक है, तो गंगा यमुना भागीरथी अलकनंदा इन सब का जिक्र आपके किसमें है? पुराणों में है। ठीक है, जो रथवान, अभी आपने ध्यान रखना है कि यहाँ जो मैंने नाम लिखे हैं उस कुछ पुराने नाम है कुछ नए नाम है, तो पुराने नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रतवाहनी किसका पुराना नाम था? आपके पश्चिमी रामगंगा का पुराना नाम क्या था? रतवाहनी था। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि रतवाहनी निम्न में से किस नदी का पौराणिक नाम था? तो आपके रामगंगा का पौराणिक नाम क्या था? रतवाहनी था। ठीक है, पिंडर कोशिकी, कोशिकी किसका पुराना नाम था? पौराणिक नाम था आपके कोसी नदी का पौराणिक नाम क्या था? कोसी था। ठीक है, कोशिकी था। जला उपजला इंपॉर्टेंट है, जला उपजला। ठीक है, आपने ध्यान रखना जला उपजला। तो जला किसको कहा गया? रुपिन को पुराणों में, और सुपिन को क्या कहा गया? उपजला। तो आपने ध्यान रखना है जला उपजला किसका पौराणिक नाम है? आपके रुपिन और सुपिन का पौराणिक नाम है। शामो, आपको पता है काली नदी को क्या कहा जाता है? श्यामा कहा जाता है। ठीक है, नंदाकिनी, सरस्वती और गार्गी, गार्गी किसका पौराणिक नाम है? गागास का पौराणिक नाम है गार्गी। साली किसका पौराणिक नाम है? तो आपके सुयाल नदी जो अल्मोड़ा में बहती है उसका पौराणिक नाम क्या है? साली नदी है। ठीक है,
आपकी देवकी पुष्पभद्रा, ठीक है, भद्रा दा आ की मात्रा होगी, ठीक है। पुष्पभद्रा, पुष्पभद्रा किसका पौराणिक नाम है? आपके गौला नदी जो कि हल्द्वानी की जीवन रेखा मानी जाती है, उसका पौराणिक नाम क्या है? पुष्पभद्रा है, ठीक है। बात करते हैं कुछ सरोवर और कुंडों की। तो अनोतप्त किसको कहा गया है पुराणों में? अनोतप्त कहा गया है आपके राकसताल को, ठीक है। राकसताल आपका कहाँ है? तिब्बत में है। जहाँ से किस नदी का उद्गम होता है? आपके ब्रह्मपुत्र और आपके सतलज नदी का उद्गम होता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि अनोतप्त किसका पौराणिक नाम है? तो राकसताल का पौराणिक नाम क्या है आपका? अनोतप्त है, ठीक है। और सनत कुमार सरोवर कहा गया आपका किसको? नौकुचिया ताल को। इंपॉर्टेंट है, सनत कुमार सरोवर किसको कहा गया? आपके नौकुचिया ताल को। तो क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य के किस ताल का नाम पौराणिक ग्रंथों में सनत कुमार सरोवर था, ठीक है। तो आपके नौकुचिया ताल का पौराणिक नाम क्या है? आपके सनत कुमार सरोवर है, ठीक है। बात करें त्रिऋषि सरोवर की, तो त्रिऋषि सरोवर किसका पौराणिक नाम है? आपके नैनीताल का पौराणिक नाम है क्या? त्रिऋषि सरोवर, ठीक है। और परीक्षा वाणी में ये मेंशन है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अन्य साहित्य में उत्तराखंड का उल्लेख। तो अन्य साहित्य में उत्तराखंड का उल्लेख आपको ध्यान रखना है। आपके जो पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, उसमें उत्तराखंड को हिमवंत या फिर उशीनगर कहा गया है, ठीक है। तो हाल ही में क्वेश्चन बना है आपके 746 में कि आपके बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? तो वहाँ ऑप्शन हिमवंत ना होकर क्या था? हेमवंत था। तो आपने हेमवंत भी ध्यान रखना आपसे, ठीक है, क्योंकि आयोग का कुछ भरोसा नहीं है। अब चलिए आगे चलते हैं कि कालिदास की रचनाओं में उत्तराखंड का क्या उल्लेख है, ठीक है। तो कालिदास की मेनली यहाँ पे 4 रचनाएं हैं, जिसमें आपको देखना है कि उत्तराखंड क्षेत्र का किस किस भाग का उल्लेख है, ठीक है। रघुवंश, तो रघुवंश कालिदास की रचना है, जिसमें वशिष्ठ ऋषि के आश्रम को गौरी पर्वत पर गंगा जी के तट पर बताया गया है, ठीक है। तो जो आपका रघुवंश है उसमें वशिष्ठ ऋषि के आश्रम को गौरी पर्वत पर और गंगा जी के तट पर बताया गया है, तो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। कुमार संभव में कितना? 14 श्लोक से श्लोक है, ठीक है। श्लोक 14 श्लोकों में हिमालय का उल्लेख है, ठीक है। तो जो आपका कुमार संभव है उसमें उसके 14 श्लोकों में क्या है? हिमालय का उल्लेख है। ये दोनों ऊपर के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट के 2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो कालिदास की रचना है कौन सी? आपकी मेघदूत। मेघदूत में हरिद्वार के कनखल का जिक्र मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास डायरेक्ट बन सकता है कि कालिदास की किस रचना में हरिद्वार के कनखल क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन बन जाएंगे, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम और रघुवंशम। तो आपको टिक करना है कि मेघदूत में कालिदास ने हरिद्वार के कनखल क्षेत्र का जिक्र किया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें कालिदास ने कर्ण आश्रम, जो कि आपका कहाँ है? कोटद्वार में, ठीक है। आपका कर्ण आश्रम कोटद्वार में है, उसका उल्लेख किया है। और किसका संपूर्ण उल्लेख किया है? किसका? आपके कर्ण आश्रम का, ठीक है। और किस रचना में किया है कालिदास ने? आपके अभिज्ञान शाकुंतलम में उल्लेख किया है। किसका? कर्ण आश्रम का, ठीक है। जो आपका कर्ण आश्रम है वो किस नदी के तट पे है? वो आपका मालिनी नदी के तट पे है, ठीक है। आपने ध्यान रखना किस नदी के तट पे है? मालिनी नदी के तट पे है। और आपका किस जनपद में मौजूद है? आपके पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में मौजूद है। कौन सा? आपका कर्ण आश्रम, ठीक है। कर्ण आश्रम का वर्तमान नाम क्या है? तो आपने ध्यान रखना है कर्ण आश्रम का वर्तमान नाम क्या है? चौका घाट, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कर्ण आश्रम का वर्तमान नाम क्या है? चौका घाट है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कर्ण आश्रम किन 2 पहाड़ियों के बीच में अवस्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अब चलते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हर पेपर में बनने के हाई चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड के आदि निवासी, अब आप टॉपिक पढ़ेंगे उत्तराखंड के आदि निवासी, ठीक है। तो उत्तराखंड के आदि निवासी यानी कि उत्तराखंड के पूर्वज किनको कहा जाता है, ठीक है। तो कोल आपकी जाति है, जिसको उत्तराखंड में निवासी सबसे पहली जाति माना जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास पेपर में बनता है कि उत्तराखंड की सबसे प्राचीनतम जाति कौन सी थी? तो उत्तराखंड की सबसे प्राचीनतम जाति माना जाता है किसको? कोल जाति को, ठीक है। और किसने माना है? आपके इतिहासकार हैं डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण जी, ठीक है। तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण जी ने आपकी कोल जाति को उत्तराखंड की मूल जाति माना है, ठीक है। तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण जी ने आपकी कोल जाति को उत्तराखंड की मूल जाति माना है, ठीक है। साहित्य ग्रंथों में कोल जाति का जिक्र साबर, इंपॉर्टेंट है, साबर नाम से, साबर, मुंड और दस्यु, ठीक है। तो आपने तीनों नाम ध्यान रखने, साबर, मुंड्य और दस्यु, ठीक है। साबर, मुंडा और दस्यु नाम से आपकी कोल जाति का उल्लेख है। तो आप तीनों नामों को नोट कीजिए कि कोल जाति का साहित्य ग्रंथों में क्या अन्य नाम है? तो मुंड्य, दस्यु और साबर, ठीक है। पेपर में डायरेक्ट कोल ना देके आपके पास ऑप्शन में साबर भी हो सकता है, मुंड्य भी हो सकता है और दस्यु भी हो सकता है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर आपके पास क्वेश्चन बनता है कि राज्य की सबसे प्राचीनतम जाति कौन सी थी, आपके पास ऑप्शन बन जाएंगे मुंड्य और आपकी किरात, शक और खस। तो आपको क्या टिक करना है? आपको मुंड्य टिक करना है, ठीक है, क्योंकि मुंड्य किसका अन्य नाम है?
आपके कोल जाति का अन्य नाम है, ठीक है। और जो कोल जाति के लोग थे, ये कृषि कार्यों से जुड़े हुए थे, ठीक है। अब बात करते हैं अन्य जाति की, जो है किरात। तो किरात जाति को उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति माना है। अब देखिए क्वेश्चन, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। जो आपकी किरात जाति है, इसको भी उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति माना है, पर किसने माना है? आपके जॉर्ज ग्रेसन ने माना है। पर जब कोर्ट पेपर में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बना था, तो वहाँ पे आयोग ने सही आंसर माना था किसको? आपकी कोल जाति को, ठीक है। तो अब आपके पास पेपर बनेगा, तो आपको किस किस जाति को टिक करना है? प्राचीनतम कोल जाति को टिक करना है। बट अगर पेपर में क्वेश्चन ऐसा बनता है कि उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति जॉर्ज ग्रेसन के अनुसार कौन सी है, तब आप किरात को टिक करेंगे, ठीक है। जब स्पेसिफिक नाम लेके बोलेगा जॉर्ज ग्रेसन का, तब होगी आपकी किरात जाति, नहीं तो आप कोल को सही टिक करेंगे, ठीक है। जो किरात जाति है, इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, किरात जाति का उल्लेख किस में मिलता है? आपकी महाभारत में मिलता है, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड की किस प्राचीनतम जाति का उल्लेख महाभारत में मिला था, तो आपकी कोल जाति, सॉरी, किरात जाति का उल्लेख आपके महाभारत में मिला था, ठीक है। आपके पढ़ दे देगा, उसमें से आपको किरात को सही टिक करना है, ठीक है। जो आपकी किरात जाति थी, यह मुख्यतः पशुचारक जाति थी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, जो किरात जाति थी वो मुख्यतः क्या थी? पशुचारक जाति थी, ठीक है। और जो इंडिका नामक पुस्तक है, किसकी है इंडिका नामक पुस्तक? आपके मेगास्थनीज की पुस्तक है। कौन सी? इंडिका, ठीक है। तो इंडिका पुस्तक में इस क्षेत्र यानी कि उत्तराखंड में किरात जाति के निवास का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास ऐसा बन सकता है कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किस किस जाति का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो आपके किरात जाति का वर्णन मिलता है किसमें? आपके मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, ठीक है। जो तीसरी जाति है वो है आपकी खस, ठीक है। तो तीसरी जाति आपके पास कौन सी? खस। खस जाति आर्यों के वंशज माना जाता है, ठीक है। तो जो आर्य थे उनका वंशज माना जाता है किसको? खस को, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना, आर्यों के वंशज माना जाता है खस को, ठीक है। एक क्वेश्चन आप यहाँ से नोट कीजिए कि आर्यों की कौन सी शाखा उत्तराखंड में आके बसी थी? तो त्रिशु, आपने नोट करना है अपनी कॉपी में, त्रिशु आर्यों की शाखा थी जो कि उत्तराखंड में आके बसी थी, ठीक है। यहाँ से मुझे क्वेश्चन ध्यान आया कि आर्यों की कौन सी शाखा आपके उत्तराखंड में आके बसी थी? तो त्रिशु नामक शाखा आपके उत्तराखंड में आके बसी थी, ठीक है। तो आपने एक क्वेश्चन नोट करना है, ठीक है। और खस जाति को आर्यों का वंशज माना जाता है, ठीक है। जो राजशेखर की पुस्तक है काव्य मीमांसा, तो आपने ध्यान रखना है राजशेखर की पुस्तक कौन सी है? काव्य मीमांसा में कार्तिकेयपुर के राजा खसपति का उल्लेख है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास सिंपल बन सकता है कि काव्य मीमांसा नामक पुस्तक किसकी है? तो राजशेखर की पुस्तक है काव्य मीमांसा, ठीक है। क्योंकि इसका जिक्र आपके उत्तराखंड के क्षेत्र से, इसलिए इस पुस्तक के बनने के चांसेस भी आपके पास हाई हैं, ठीक है। वृहत संहिता में खस जाति को क्या कहा गया? तांगा कहा गया, ठीक है। तो जो आपकी एक पुस्तक है वृहत संहिता, उसमें आपकी खस जाति को क्या कहा गया है? खस है, ठीक है। खस जाति को तांगा कहा गया, ठीक है। तो आपके पास ये क्वेश्चन बन सकता है। अब खसों में कुछ क्या थी? प्रथाएं प्रचलित थी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जो घर जमाई की प्रथा है उत्तराखंड में कहाँ से है? वो खस जाति में प्रचलित थी, तभी से क्या हुई? उत्तराखंड में घर जमाई की प्रथा प्रचलित हुई, ठीक है। तो आपके पास ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड में किस जाति ने प्रथाओं को शुरू किया था, ठीक है। तो आपके राज्य में प्रथाओं को लाने का काम किया था किसने? खस जाति ने, ठीक है। खस जाति में कुछ प्रचलित प्रथाएं थी, जैसे कि घर जमाई, ठीक है। जेठो क्या प्रथा थी? इसमें जो घर का बड़ा पुत्र होता था, वही क्या होता था? आपकी संपत्ति का वारिस होता था। आपने ध्यान रखना, जेठो प्रथा का संबंध किससे? खस जाति से, ठीक है। टेकवा प्रथा क्या थी? टेकवा प्रथा थी कि जो विधवाएं होती थी, तो उनके जो संबंध होते थे अन्य पुरुषों से, उसको अवैध माना गया था, ठीक है। तो ये था क्या? टेकवा प्रथा। अब देवदासी आपने सुना होगा, वर्तमान में भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है देवदासी प्रथा, क्योंकि जो आपका साउथ इंडिया में था, इस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, इसलिए ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन सकता है। तो देवदासी होता है क्या है? जो किसी भी घर में जो बड़ी बेटी होती थी, उसको मंदिर को समर्पित कर दिया जाता था, यही प्रथा थी देवदासी, ठीक है। आप यूट्यूब में सिंपल सर्च कीजिएगा देवदासी प्रथा इन इंडिया, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और आपका डाउट यहाँ से देवदासी प्रथा से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके खस जाति से मेनली 2-3 टॉपिक ही बनते हैं कि खस जाति से क्वेश्चन बन सकता है कि इनको आर्यों का वंशज माना जाता है, ठीक है। और आर्यों की कौन सी शाखा उत्तराखंड में आके बसी थी? तो त्रिशु नामक शाखा आपके उत्तराखंड में आके बसी थी, ठीक है। और आपके उत्तराखंड में प्रथाएं लाने का काम कौन करते हैं? आपकी खस जाति करती है, ठीक है। खसों की कुछ 3-4 प्रथाएं जो बुक में मेंशन थी, मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ठीक है। अब चलते शक जाति पे। तो शक जाति से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि जो उत्तराखंड में सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिरों से ही पता चलता है कि उत्तराखंड में कभी शक जाति का निवास था, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है कि राज्य के जो सूर्य मंदिर है, उससे किस जाति का उल्लेख होता है, ठीक है। तो आपके राज्य के सूर्य मंदिरों से शक जाति का उल्लेख होता है। तो इतने पॉइंट आपने यहाँ से ध्यान रखने हैं, ठीक है।
अब चलते हैं अपने लास्ट उस पे ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब तक हमने राज्य का पढ़ा प्रागैतिहासिक काल और आपका आद्य-ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब चलते हैं ऐतिहासिक काल पे और ये इम्पोर्टेंट है ऐतिहासिक काल, ठीक है। उत्तराखंड की जानकारी के अभिलेखीय स्रोत, ठीक है। तो उत्तराखंड की जानकारी के कुछ अभिलेखीय स्रोत देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जिसमें से पहला है आपका गोपेश्वर त्रिशूल, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है गोपेश्वर त्रिशूल आपके कहाँ से मिला है? आपके चमोली गढ़वाल से मिला है, ठीक है। चमोली में एक फेमस मंदिर है आपका रुद्र शिव मंदिर, ठीक है। रुद्र शिव मंदिर परिसर से अभिलेखित त्रिशूल प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये जो गोपेश्वर त्रिशूल है ये कहाँ है? ये चमोली का जो रुद्र शिव मंदिर है, जिसको उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर भी माना जाता है पौराणिक काल का, तो उससे मिला है कौन सा? आपका गोपेश्वर त्रिशूल, ठीक है। इसमें मेनली 2 अभिलेख मौजूद हैं, ठीक है। जो ये गोपेश्वर त्रिशूल है, इसमें मेनली 2 अभिलेख मौजूद हैं, जो कि पहला अभिलेख किसका है? गणपति नाग का, ठीक है। तो नाग वंश का राजा था कौन सा? गणपति नाग, ठीक है। और इसमें 4 राजाओं का नाम अंकित है। पहला कौन सा? स्कंद नाग, दूसरा विभु नाग, तीसरा अंशु नाग और चौथा गणपति नाग, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास बन सकता है कि जो चमोली का आपका त्रिशूल अभिलेख है, उसमें निम्न में से किस राजा का नाम अंकित नहीं है, ठीक है। तो आपके पास इनमें से 3 नाम डाल देगा और चौथा नाम नहीं डालेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणपति नाग का उल्लेख मिलता है किससे? आपके गोपेश्वर त्रिशूल से, ठीक है। जो दूसरा अभिलेख है वो है अशोक चल का, ठीक है। तो दूसरा अभिलेख है अशोक चल का। अशोक चल कौन था? ये डोटी का शासक था, कौन? अशोक चल, ठीक है। और ये उत्तराखंड पे आक्रमण करता है, ठीक है। तो इसी का क्या है? दूसरा अभिलेख है। अब जो अगले पॉइंट पर चलते हैं, कालसी अभिलेख, ठीक है। तो जो कालसी अभिलेख है, कालसी अभिलेख आपका कहाँ से मिला है? कालसी नामक क्षेत्र से मिला है, जो कि कहाँ? आपका देहरादून में है, ठीक है। अशोक का यहाँ अभिलेख है जो कि 257 ईसा पूर्व का है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है अशोक का अभिलेख है और ये कौन से ईयर का है? 257 ईसा पूर्व का है, ठीक है। जो कि यमुना और टोंस नदी के संगम पे स्थित है, क्योंकि कालसी कहाँ है? आपके यमुना और टोंस नदी के संगम पे स्थित है, ठीक है। इस अभिलेख की खोज की बात करें तो 1860 में जॉन फॉस्टर के द्वारा इस अभिलेख की खोज की गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास सिंपली बन सकता है कि कालसी अभिलेख की खोज किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो 1860 में जॉन फॉस्टर के द्वारा कालसी अभिलेख की खोज की गई थी, ठीक है। इस अभिलेख की भाषा कौन सी? ये प्राकृत भाषा का अभिलेख है और इसमें लिपि कौन सी यूज़ की गई है? ब्राह्मी लिपि यूज़ की गई है, ठीक है। इस अभिलेख में इस क्षेत्र को अपरांत कहा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कालसी अभिलेख में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? अपरांत कहा गया है, ठीक है। और इस क्षेत्र में निवासित लोगों को क्या कहा गया? आपका पुलिंद कहा गया है, ठीक है। बात करें कालसी अभिलेख के विषय की, तो इसमें चिकित्सा यानी कि डॉक्टरी विषय से संबंधित यह है कौन सा? आपका कालसी अभिलेख, ठीक है। इसमें मानव और पशु के चिकित्सा से संबंधित कार्यों का वर्णन है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कालसी अभिलेख के विषय का भी, ठीक है। तीसरा है राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख, ठीक है। तो जो राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख वो कहाँ से मिला? आपके लाखा मंडल से मिला है, ठीक है। लाखा मंडल में शिव जी का मंदिर है, लक्षेश्वर शिव मंदिर। यहीं से 5वीं सदी का आपका राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख मिला है, ठीक है। और इनका संबंध किससे था? आपका यदुवंश यानी कि यादव वंश से था। तो क्वेश्चन बन सकता है राजकुमारी ईश्वरा का संबंध राज्य के किस वंश से था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इनका संबंध यादव वंश से था, ठीक है। बात करते हैं बागेश्वर अभिलेख की, ये शिलालेख, ठीक है। बागेश्वर शिलालेख किसका है? कत्यूरी राजा भूदेव का शिलालेख है, ठीक है। जिसमें 8 कत्यूरी राजाओं का उल्लेख है, ठीक है। और इसी अभिलेख से हमें पता चलता है कि कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था? बसंत देव था, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास बन सकता है कि कत्यूरी शासक बसंत देव का पहला शासक होने का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? तो आपके बागेश्वर शिलालेख से मिलता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पांडुकेश्वर ताम्रलेख। तो जो आपका पांडुकेश्वर ताम्रलेख है ये कहाँ से मिला है? ये बद्रीनाथ के निकट है मंदिर, कौन सा? पांडुकेश्वर मंदिर, ठीक है। यहाँ से कितने ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं? आपके 4 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इनमें से कत्यूरियों की राजधानी कार्तिकेयपुर उल्लेखित है। तो इस ताम्रपत्र से क्या पता चलता है कि जो कत्यूरी वंश थे इनकी राजधानी क्या थी? कार्तिकेयपुर थी, ठीक है। और ये जो ताम्रपत्र है इनका उल्लेखन का कार्य किसने किया? ललित शूरदेव ने किया है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों को उल्लेखित किसने किया है? आपका ललित शूरदेव के द्वारा करवाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं धारशिला अभिलेख। तो धारशिला अभिलेख किसका है? ये पंवार वंश का राजा था, कौन सा? अनंतपाल, ठीक है। तो अनंतपाल का है कौन सा? धारशिला अभिलेख, ठीक है। और तो धारशिल नामक जगह ये कहाँ है? आपका रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ में स्थित है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है किस राजा का अभिलेख है? धारशिला अभिलेख। तो अब पंवार वंश का शासक था कौन सा? अनंतपाल, ठीक है। अनंतपाल का अभिलेख है कौन सा? धारशिला अभिलेख, ठीक है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।